अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं MGT 201 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स, जिसका है मॉड्यूल नंबर 5 फाइनेंशियल एनालिसिस टूल्स एंड टॉपिक नंबर है 83 लिक्विडिटी एनालिसिस पार्ट नंबर 4। प्रीवियस 3 लेक्चर से हम लिक्विडिटी एनालिसिस के बारे में पढ़ें और वन बाय वन इन डिटेल इसको स्टडी करें। और आज हमारा है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, तो इसको इन डिटेल स्टडी करेंगे। बट टुडेज़ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा, ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विज़ेज़ और पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल के साथ आज हमने नेट वर्किंग कैपिटल पढ़ना है, कैश कन्वर्जन साइकिल भी इन डिटेल विद एग्जांपल और ट्रेड साइकिल भी स्टडी करेंगे विद फार्मूलाज एंड विद एग्जांपल्स। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर. We are going through liquidity analysis of financial statements of a business organization. We have talked about liquidity, what liquidity is, and what are the basic ratios to check the position of liquidity. We have talked about the current ratio, क्विक रेशो एंड द कैश रेशो। प्रीवियस लेक्चर से यानी हमने पहले जो स्टार्ट की थी वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से स्टार्ट किया, देन एनालिसिस पर आए, एब्सोल्यूट एनालिसिस पढ़ी, फिर रिलेटिव एनालिसिस पढ़ी, फिर उसकी टाइप्स पढ़ी, फिर अब लिक्विडिटी एनालिसिस पढ़ रहे हैं। उसकी रेशोज़ के बारे में प्रीवियस लेक्चर से हम लोग 2-3 लेक्चर से पढ़ते आ रहे हैं। So we will continue our discussion liquidity and we will see some other measures which are important to see the liquidity position, क्योंकि मैंने बताया था कि ये जो measures हैं, ये जो ratios हैं, ये आपकी business organization की liquidity position यानी बताते हैं कि आपकी जो business है उसके पास कैश और कैश इक्विवेलेंस कितने अवेलेबल हैं, ताकि वो अपनी जो requirements है वो फुलफिल कर ले। तो हमने कुछ मेजर्स पढ़ी थी, आज हमने जो पढ़ना है यानी क्विक रेशो और कैश रेशो, ठीक है। तो ये जो हमने करंट रेशो और ये सारी चीज़ें पढ़ी थी, और आज हमने जो पढ़ना है वो है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल इज़ कॉल्ड द कैपिटल विच एक्चुअली इज़ रिक्वायर्ड टू ऑपरेट एंड रन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। वर्किंग कैपिटल यानी काम करने के लिए पैसा होगा, देन ही तो आप अपना बिजनेस कर सकते हो, रन कर सकते हो। इट इज़ कंसिडर्ड एज द ब्लड इन द ब्लड इन द बॉडी। जैसे बॉडी में ब्लड नहीं होगा तो आपकी बॉडी अलाइव नहीं होगी। दैट विदाउट द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड अ बॉडी कैन नॉट बी अलाइव। यानी ब्लड सर्कुलेशन होती है देन ही आपकी बॉडी है, ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन नहीं है देन अलाइव नहीं है। तो इसी तरह से जब तक पैसा नहीं है, कैपिटल नहीं है, काम करने के लिए पैसा नहीं है, तो आपका बिजनेस क्या होगा? कुछ भी नहीं है। ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विदाउट वर्किंग कैपिटल कैन नॉट ऑपरेट। सो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड द करंट एसेट। करंट एसेट्स भी ऐसे ही हैं भाई, आपके पास होने चाहिए। एसेट्स नहीं हैं तो देन आप वर्क नहीं कर सकते। सो द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द करंट एसेट्स इज कॉल्ड ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। यानी जो करंट एसेट्स की पूरी जो वैल्यू है आपके पास, तो कैश इक्विवेलेंस भी आ जाते हैं इसमें, उसकी जो वैल्यू है आपके पास वो क्या कहलाती है? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। अब करंट एसेट्स में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? ऑल करंट एसेट्स की बात हुई है यहाँ पर, वैल्यू ऑफ ऑल करंट एसेट्स बात हुई है। तो ऑल करंट एसेट्स इंक्लूड, फर्स्ट हमारा आता है स्टॉक इन ट्रेड। दो स्टॉक और इन्वेंट्री इज़ अवेलेबल विद अस फॉर सेल, क्योंकि आपको पता है इन्वेंट्री या स्टॉक्स वगैरह हैं। इन्वेंट्री की अगर बात करूँ तो आप परचेज़ ही इसलिए करते हो बिकॉज आपने उसको सेल करना होता है। इफ़ देयर इज़ अ ट्रेडिंग organization which purchase product and sale as it is and that will be its stock in trade। अगर मैं ट्रेडिंग की बात करूँ, जो तिजारत करते हैं वो क्या है? कुछ चीज़ें ख़रीदते हैं और उसे सेल कर देते हैं एज इट इज़। यानी सपोज़ करो शॉपकीपर्स हैं, वो किसी फैक्ट्री वगैरह से चीज़ें ख़रीद कर आते हैं और अपनी शॉप में रख कर उसे क्या है? सेल कर देते हैं। बट इफ़ देयर इज़ अ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन विच परचेजेज रॉ मटेरियल एंड देन कन्वर्ट देम इनटू फिनिश गुड्स or product and sell that finished good, then our stock in trade will comprise of raw material work in progress। तो अगर बात करें फैक्ट्रीज़ की, जो फैक्ट्रीज़ जो हैं चीज़ें बनाती हैं, सपोज़ करो जो शॉपकीपर की बात की, वो लेकर आते हैं कहीं से चीज़ें और अपनी शॉप पर रख कर उसे सेल करते हैं। इसी तरह जहाँ से वो लेकर आते हैं, जहाँ वो बनती हैं, तो वो क्या करते हैं? वो रॉ मटेरियल लेते हैं, यानी कच्ची चीज़ें, यानी रॉ मटेरियल पता होगा सबको क्या होता है, वो लेते हैं, उससे चीज़ें बनाते हैं और उन्हें फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, जिसे दूसरे लोग लेकर जाते हैं, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। तो उसे भी हम कहेंगे कि जो रॉ मटेरियल है या वर्क इन प्रोग्रेस प्रोसेस है, ठीक है।
और क्या है हमारे पास आ जाएगा। ओके, रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोसेस आ गया आपके पास। स्टॉक इन ट्रेड में इट मीन्स दैट स्टॉक इन ट्रेड ऑल्सो कंप्राइजेज ऑफ इन्वेंट्री ऑफ दोज गुड्स ऑन विच वर्क इज कंटिन्यूड एंड हैव नॉट बीन completed टिल नाउ एंड फाइनली द completed गुड्स और फिनिश गुड। यानी वर्क इन प्रोसेस क्या कहोगे, प्रोग्रेस कह दो, प्रोसेस कह दो, तो इसमें क्या है वो चीज़ें जिस पर वर्क हो रहा है, यानी आपकी बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है, आपकी बिल्डिंग है, बन जाएगी, आपके काम की है लेकिन अभी तक नहीं बनी, ठीक, वर्क इन प्रोसेस हो गई। ठीक है, तो इसी तरह से आप कर सकते हो। ओके जी, नेक्स्ट वन जो करंट एसेट्स में आता है वो है स्टोर्स एंड स्पेयर्स। अनदर इन्वेंट्री दैट वी कॉल स्टोर्स एंड स्पेयर्स, दीज आर दोज इन्वेंट्रीज और स्टॉक्स विच आर नॉट फॉर रीसेल, इंस्टेड दे आर फॉर इंटरनल कंजप्शन एंड दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर करंट एसेट्स। अब इन्वेंट्रीज की बात होती है जो हमने कहा सेलिंग पर्पज़ के लिए होती हैं, आपके पास रहती हैं और आप इसे सेल करते हो, लेकिन स्टोर्स और स्पेयर्स ये चीज़ें होते हैं इंटरनल कंजप्शन के लिए। स्टोर वगैरह होते हैं जैसे उसमें चीज़ें वगैरह रिपेयरिंग वगैरह के लिए चीज़ें, आप लोगों को पता होगा स्टोर होते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, वहाँ पर चीज़ें होती हैं जिसको भी चाहिए होती है वो वहाँ पर स्टोर में जाते हैं और चीज़ें लेकर आते हैं। ठीक है, तो ये इन्वेंट्रीज की बात हो रही है। नेक्स्ट है ट्रेड डेब्ट्स और डेप्टर्स और अकाउंट्स रिसीवेबल। दे आर दोज पीपल टू विच वी हैव सोल्ड गुड्स और सर्विसेज और क्रेडिट एंड विच वी हैव टू रिसीव इट्स मनी फ्रॉम देम, यानी हम उन्हें देते हैं चीज़ें वगैरह और उसके पैसे हमने लेने होते हैं। सो देयर आर करंट एसेट्स, तो करंट एसेट्स हैं और विद इन 1 ईयर लेने होते हैं, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि शॉर्टर टाइम पीरियड हो, उसमें ही हम अपने जो पैसे हैं वो ब्लॉक ना करें बल्कि रिसीव कर लें। Next, advances, prepayments are the receivables. There are advances, prepayments we have to make because of some other reasons other than credit sales. We have to receive something from other, then we call them other receivables. यानी हमें कुछ चीज़ें होती हैं, यानी क्रेडिट पर देने के अलावा भी हमें कुछ रिसीवेबल्स होते हैं, पेमेंट्स वगैरह लेनी होती हैं, किसी से रिसीव करनी होती है, तो उसे हम कहते हैं अदर रिसीवेबल्स एंड दीज आर कलेक्टिवली ए पार्ट ऑफ आवर करंट एसेट्स। नेक्स्ट कैश है, कैश इक्विवेलेंट्स की बात हो रही है, ये भी हमारे करंट एसेट्स का ही पार्ट है, क्योंकि लिक्विडिटी की बात करें तो ये टॉप मोस्ट पर आता है। एंड ऑल दीज कलेक्टिवली आर नोन एज और करंट एसेट दैट आर, यहाँ पर कलेक्टिवली मैं यहाँ पर इसे हाईलाइट कर देती हूँ। दीज कलेक्टिवली, ये जो हमने ऊपर पढ़ा कि करंट एसेट्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो ग्रॉस प्रॉफिट बनाते हैं। ठीक है, मैं इसको ऐसे कर देती हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट वन टॉपिक इज़ नेट वर्किंग कैपिटल। हमने इसकी डेफिनेशन जो है प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी थी, बट यहाँ पर फॉर्मूला विद एग्जांपल गिवन है। नेट वर्किंग कैपिटल इज़ द डिफरेंस और ऑफ आवर करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज़। वर्किंग कैपिटल, आपके पास कितना कैश बनता है, अगर मैं कहूँ कि करंट एसेट्स में से माइनस कर दो करंट लायबिलिटीज़, जो पैसा बचता है, आप बता सकते हो कि आपके जो बिज़नेस की प्रॉफिटेबिलिटी है या फिर लिक्विडिटी कितनी अच्छी है। ठीक है, जितना ज़्यादा पैसा बचेगा उतनी ज़्यादा लिक्विडिटी अच्छी है, यानी आपके पास कैश और कैश इक्विवेलेंट्स उतने ज़्यादा हैं। It has to be positive, it has to be a figure that means the current assets should be more than the current liabilities for business to be functioning smoothly. यानी करंट एसेट्स ज़्यादा होने चाहिए करंट लायबिलिटीज से, जो पे करना है उससे ज़्यादा आपके पास पैसा यानी करंट एसेट्स होंगे, तो पे करने के बाद भी कुछ बचेगा तो देन कुछ कर सकते हो ना। ये ना हो कि इक्वल हो जाए तो दोनों ज़ीरो हो गया, यानी करंट एसेट्स ही नहीं बचे, सारी लायबिलिटीज़ या सारे डेब्ट्स आपने पे कर दिए, तो इसलिए क्या है करंट एसेट्स का ज़्यादा होना ज़रूरी है। ये फॉर्मूला है नेट वर्किंग कैपिटल NWC इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। करंट एसेट्स सपोज कर लो 40,000 है, माइनस करंट लायबिलिटीज़ 28,000 है, माइनस करें 12,000 आता है। मोर विल बी द नेट वर्किंग कैपिटल, मोर विल बी द लिक्विडिटी। तो मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है क्या है। ठीक है, ज़्यादा लिक्विडिटी के लिए ज़रूरी है कि नेट वर्किंग कैपिटल भी ज़्यादा हो, यानी कैश इन हैंड हो, भाई कैश है, कैश इक्विवेलेंट्स हो। और मैंने अगेन एंड अगेन आप लोगों को पहले भी बताया है कि ये जो फार्मूलाज हैं ये आपके MCQs में भी आए हुए थे। ठीक है, तो सॉल्व करके आपने आंसर निकाला। नेक्स्ट वन इज़ कैश कन्वर्जन साइकिल। हमने कैश इन कन्वर्जन साइकिल को प्रीवियस लेक्चर में भी स्टडी किया। इट मीन्स दैट इन हाउ मेनी डेज और एसेट्स विल बी कन्वर्टेड टू कैश एंड वी गेट कैश, यानी कितने दिनों में, कितने टाइम में आपके जो एसेट्स हैं वो कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे और आपको मिल जाएगा। अब there are two aspects of cash conversion cycle. On one side there are two assets where one cash get involved, that is or cash
इज़ ब्लॉक्ड इन और रिसीवेबल ऑल्सो इन्वेंट्रीज, यानी रिसीवेबल आपने किसी को क्रेडिट पर कोई चीज़ दी है या सेलिंग पर्पज़ के लिए कोई चीज़ लेकर रखी है तो आपका पैसा ब्लॉक है। व्हेन वी यहाँ पर व्हेन वी परचेज इन्वेंट्री पे कैश एंड और कैश गेट ब्लॉक टिल दिस इन्वेंट्री रिमेन्स विद अस, then when you do credit sale and we have to take its money from people, these payments are have not received from people for certain period of time and or कैश गेट ब्लॉक्ड हेयर। मैंने वही बात की, अगर आपने कोई इन्वेंट्री ख़रीद कर रखी है यानी कोई सेलिंग पर्पज़ के लिए कोई चीज़ लेकर रखी है, जब तक वो सोल्ड नहीं होती यानी सेल नहीं होती तब तक आपके पास पैसा नहीं आएगा, यानी आपका जो पैसा है वो ब्लॉक रहेगा। इसी तरह से अगर आपके रिसीवेबल्स हैं यानी आपने किसी को क्रेडिट पर कोई चीज़ अपने कस्टमर्स को दी हैं, जब तक वो पैसा आपको मिलता नहीं है वो भी आपका रिसीवेबल्स में ही रहेगा और आपके कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकता तब तक जब तक आपको रिसीव ना हो जाए। सेकंड, ऑन द कंट्रेरी व्हेन वी लुक एट द अदर साइड वेयर वी हैव गॉट अकाउंट्स पेबल और क्रेडिटर्स, दीज आर दोज पीपल वी सेल अस प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑन क्रेडिट। इट मीन्स दैट वी रिसीव द गुड्स और सर्विसेज बट वी डू नॉट पे, देन वी गेट एन एडवांटेज और लेवरेज। अच्छा जी, जैसे आप किसी को कोई चीज़ देते हो और उन्होंने पे करना होता है आपको, तो दूसरी साइड ये है कि आपने भी किसी को पे करना होता है। सपोज़ करो आपने किसी से क्रेडिट पर कोई चीज़ ली है तो आप उन्हें पैसा नहीं देते, तो इस तरह से आप एडवांटेज ले सकते हो। ठीक है, आपने भी तो पे करना होता है, पेबल्स भी तो होते हैं, लायबिलिटीज़ हैं आप लोगों की जो पे करनी है। सो टू कैलकुलेट कैश कन्वर्जन साइकिल वी कंसीडर बोथ पार्ट्स, एक पेबल्स भी और रिसीवेबल्स भी कंसीडर करते हैं हम। ठीक है, सो द ऑफ इट दैट इट इज़ वेयर और कैश इज़ ब्लॉक्ड एंड द अदर पार्ट वेयर वी आर यूजिंग और ब्लॉकिंग द कैश ऑफ सम अदर पार्टी। कहाँ हमारा पैसा ब्लॉक है यानी रिसीवेबल्स और इन्वेंट्रीज की बात हो रही है, और कहाँ दूसरों का पैसा हमारे पास पे ब्लॉक्ड है यानी पेएबल्स की बात हो रही है जो हमने पेमेंट्स करनी है। एंड वी कैलकुलेट इट्स नेट बैलेंस, मीनिंग वी कैलकुलेट इट्स नेट बैलेंस। ठीक है, यहाँ पर ये नहीं आना था, तो कैश कन्वर्जन का फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है। ओके जी, ये है RTD प्लस ITD माइनस TD। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था, बल्कि कैश कन्वर्जन साइकिल के बारे में पढ़ा था हमने। रिसीवेबल टर्नओवर इन डेज, इन हाउ मेनी डेज वी विल रिसीव आवर पेमेंट्स। ठीक है, अपने रिसीवेबल्स कितने डेज़ में हम रिसीव करेंगे, यानी हमने क्रेडिट वगैरह पर दी हुई थी कोई चीज़ तो हमें कितने डेज़ में पैसे मिलेंगे। इसी तरह से इन्वेंट्री टर्नओवर डेज़, इन डेज़ यानी कितने डेज़ में हमने जो इन्वेंट्री सेलिंग पर्पज़ के लिए रखी हुई है उसकी पेमेंट्स या वो कब तक सोल्ड हो जाएगी। पेएबल्स कितने डेज़ में हम पेमेंट करेंगे यानी किसी को अगर पे करना है। द नंबर ऑफ डेज़ इन विच इकोनॉमिक एक्टिविटी इज़ कन्वर्टेड टू कैश मे बी टर्म्ड एज कैश कन्वर्जन साइकिल, यानी आप एक्टिविटी को कैश में कन्वर्ट कर लेते हो, क्योंकि ये चीज़ें तब तक कैश में कन्वर्ट नहीं होगी जब आप किसी को रिसीवेबल्स हैं तो रिसीव कर लो पैसा, और या फिर किसी को पेमेंट करनी है उसे पेमेंट कर दो, या इन्वेंट्री है आपकी सोल्ड हो जाए। तो कैश कन्वर्जन साइकिल का RTD प्लस ITD माइनस PTD, यानी RTD यहाँ पर गिवन है 55 डेज़, यहाँ आ गया, प्लस ITD मेरे पास गिवन है इन्वेंट्री जो है टर्नओवर इन डेज़ है 60 डेज़ है, माइनस PTD है जो पेएबल्स टर्नओवर इन डेज़ है 45 है। इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करो और माइनस कर दो 45 से, आंसर विल बी इक्वल टू 70 डेज़। द 70 डेज़ का क्या मतलब है जो आंसर आया, मीन्स दैट फॉर 70 डेज़ और मनी इज़ ब्लॉकिंग इन द बिजनेस ऑपरेशन, यानी पूरे ऑपरेशन के लिहाज से हमारा जो पैसा है वो 70 डेज़ के लिए ब्लॉक होगा, चाहे पेमेंट्स हो, चाहे रिसीवेबल्स हो, चाहे इन्वेंट्रीज हो। लेस विल बी द, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेस विल बी दिस कन्वर्जन साइकिल, मोर बेटर विल बी द लिक्विडिटी और परफॉर्मेंस और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि कन्वर्जन साइकिल है, जितनी जल्दी आपकी जो करंट एसेट्स हैं, पेमेंट्स, रिसीवेबल्स हैं, इन्वेंट्रीज हैं कैश में कन्वर्ट हो जाएंगी, उतना ज़्यादा आपके पास जल्दी पैसा आएगा और आप फर्दर उसको री इन्वेस्ट कर सकते हो अपने बिजनेस में और फर्दर प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। तो इससे आपके बिजनेस की लिक्विडिटी भी अच्छी होगी और परफॉर्मेंस भी। सो नेक्स्ट वन इज़ ट्रेड साइकिल। ट्रेड साइकिल जिसे ऑपरेटिंग साइकिल भी कहते हैं, तो ट्रेड साइकिल सेम इसी तरह से कह सकते हो। ऑपरेटिंग साइकिल ये जो कैश कन्वर्ट साइकिल है उसका ही कंपोनेंट या पार्ट है। ट्रेड साइकिल एक्चुअली इज वन कंपोनेंट पार्ट ऑफ कैश कन्वर्जन साइकिल। इन कैश कन्वर्जन साइकिल वी हैव इन्वेंट्री टर्नओवर, रिसीवेबल टर्नओवर फ्रॉम विच वी सब्ट्रैक्ट रिसीवेबल टर्नओवर। ऐसे ही किया हमने, ठीक है, दोनों को ऐड किया, देन उसमें से
जो है पेबल्स को माइनस कर दिया. But if we take the sum of the inventory turnover and receivable turnover, then what we get is operating cycle और trade cycle. यानी इन दोनों को receivables और inventory को add करते हो तो आपके operating और trade life cycle आता है. It means that our money will block for how many days due to trade and operations. यानी operation और trade की वजह से कितने दिनों तक ब्लॉक रहेगी. ये मैंने ये आपको अभी बता दिए क्या है. द नंबर ऑफ डेज फॉर विच कैश इज़ ब्लॉक्ड इन ट्रेड साइकिल. ट्रेड साइकिल का भी बताया था, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का मैंने अभी बताया, यानी जो कोई चीज़ परचेज करता है और एज इट इज़ उसे सेल कर देता है, इज टर्म्ड एज ऑपरेटिंग साइकिल और ट्रेड साइकिल. इसका फॉर्मूला देख लें आप. फॉर एग्जाम्पल गिवन है यहाँ पर. ट्रेड साइकिल जो है मेरे पास RTD जो रिसीवेबल टर्नओवर इन डेज़ हैं वो 55 हैं. ITD जो हमारे पास इन्वेंट्री टर्नओवर इन डेज़ है वो 60 हैं. दोनों को ऐड करो तो 115 डेज़ आ गया. ठीक है, यानी ऑपरेटिंग ट्रेड की वजह से इतने डेज़ तक हमारा जो पैसा है वो ब्लॉक रहेगा. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेंशन हियर दैट वी वुड लाइक टू कीप दिस ऑपरेटिंग ट्रेड साइकिल टू मिनिमम. मैंने ऊपर जैसे कैश कन्वर्जन साइकिल की बात की, जितना ज़्यादा मिनिमम होगा आपके जो बिज़नेस की लिक्विडिटी पोजीशन है वो बेटर होगी, परफॉर्मेंस अच्छी होगी. ठीक है, शॉर्टर विल बी द ऑपरेटिंग साइकिल और ट्रेड साइकिल, मोर विल बी द लिक्विडिटी एंड कैश फ्लोज ऑफ बिजनेस. यानी आपके पास जल्दी पैसा आएगा, रिकवर कर लोगे, और जब जल्दी पैसा आएगा तो आप उसको री इन्वेस्ट कर सकते हो फर्दर प्रॉफिट अर्निंग के लिए. इफ देयर विल बी शॉर्टर ऑपरेटिंग और ट्रेड साइकिल मीन्स दैट वी गेट और ब्लॉक्ड मनी अर्लियर इन अ शॉर्टर पीरियड, और व्हेन वी रिसीव और कैश बैक देन वी कैन इन्वेस्ट दिस मनी इन बिजनेस एंड कैन अर्न फर्दर प्रॉफिट फ्रॉम इट. इन दिस वे वी कैन इम्प्रूव और प्रॉफिटेबिलिटी. इस तरह हम क्या कर सकते हैं, अपने बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज कर सकते हैं. सो द कंक्लूजन इज दैट वी वुड लाइक टू हैव अ क्विक कैश कन्वर्जन साइकिल एंड वी वुड ऑल्सो हैव टू अ क्विक ऑपरेटिंग और ट्रेड साइकिल. यानी क्विक होगा तो हमें पैसे ज़्यादा जल्दी मिलेंगे, जब पैसे ज़्यादा जल्दी मिलेंगे तो री इन्वेस्ट किए जा सकते हैं और फर्दर प्रॉफिट अर्न किया जा सकता है. सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.